आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम रेशियो एंड प्रपोर्शन कर रहे हैं और रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज के सेशन से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे क्वेश्चंस को भी। हर एक टाइप के हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में जाने से पहले, और फिर एग्जाम में कोशिश करेंगे कि यहाँ से कभी भी हमारे मार्क्स ना कटे। देखिए, रेशियो प्रपोर्शन बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटे से कॉन्सेप्ट है इसके। बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनमें बहुत हेल्प करता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। तो यहां से देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन का सामना आपको बहुत बार करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार खुद से क्वेश्चन को। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है A/B, आपको दिया हुआ है 9/5 है। इट मीन्स A/B। आप इस तरीके से लिख सकते हो, A/B जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 9/5 दिया हुआ है। एंड B/C आपको दिया हुआ है 7/4। B/C आपको दिया हुआ है 7/4 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि रेशियो बताना है आपको A/B/C, ये कितना होगा, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई है। अब देखिए, यहाँ पर ना आपको A और B का रिलेशन दिया हुआ है और B और C का रिलेशन दिया हुआ है, और आपसे एग्जामिनर ने A, B और C का रिलेशन पूछ लिया है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको ना देखने को मिले, बट इनडायरेक्टली ये किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको तीन तरीके के आपके सामने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई ना, A, B और C, इनको ब्रेक करके लिखा हुआ है यहाँ पे A, B का रेशियो, B और C का रेशियो। इस तरीके से किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको इनको लिंक करना पड़ेगा और तीनों को एक साथ बनाना पड़ेगा। तो इसको सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये देखिएगा कि ए बी और सी का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों रेशियो में, ये आपका पहला रेशियो है, ये आपका दूसरा रेशियो है। क्या इन दोनों रेशियो में कोई वैल्यू आपको कॉमन नजर आ रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कॉमन नजर आ रही है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, हमें कॉमन नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझो। अब क्या करेंगे, और इसको एक बार अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूं। लाइक ए और बी का रेशियो है 9/5, इस तरीके से आप और अच्छा समझ जाओगे। और बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7/4 दिया हुआ है। अब जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, बी है सर कॉमन पार्ट। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 यूनिट दिया हुआ है, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 यूनिट दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, बी तो दोनों जगह पे सेम है ना, तो अगर बी सेम है तो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अलग अलग वैल्यूज कैसे आप ले सकते हो भाई? अगर बी एक जगह पे 5 है तो दूसरी जगह पे भी 5 होना चाहिए, या अगर एक जगह पे 7 है तो दूसरी जगह पे भी 7 होना चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। दोनों को इक्वल करेंगे मतलब कैसे करेंगे सर, इस पूरे के पूरे रेशियो को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 63 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, बी 7 इंटू 5 35 बन जाएगा। मैंने बेसिक क्लास में करवाया है कि रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब सेकंड वाला जो रेशियो है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो इस तरीके से होगा क्या, बी जो है ना वो 7 इंटू 5 देखो 35 बन गया, और यहाँ पर भी देखो 5 इंटू 7 35 बन गया। तो फर्स्ट वाला रेशियो आपका कितना निकल के आएगा, ए जो है वो 63 हो जाएगा और बी जो है वो 35 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बी जो है वो 35 हो जाएगा और सी जो है वो कितना हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। ये रेशियो आपका बन गया है। अब देखिए आप, अब यहाँ पर कितना है, 35 है बी, यहाँ पर भी कितना है, बी 35 है, यानी कि अब दोनों जगह पे बी बराबर हो चुका है। तो ए की वैल्यू देखो, अब इस रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ए कितना दिया हुआ है, 63, तो ए के नीचे आप लिखो 63 आ जाएगा, ए के नीचे 63 आ जाएगा रेशियो। अब बी की बात करूं तो बी यहाँ पर भी 35 है, यहाँ पर भी 35 है, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और सी जो है वो कितना है, 20 है, तो इसको आप 20 लिख दोगे। तो ये आपका ए बी और सी तीनों का मिलके क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो हो जाएगा। बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट नहीं था, बट मैंने बहुत आराम आराम से समझा दिया है। किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, इस तरीके से इन वैल्यूज को बनाना पड़ेगा। तो मैच कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था रेशियो का, जिसको आपको समझना है और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, आज के सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं बेसिक क्वेश्चंस करवाऊं। लाइक एक बार आपको ना क्लियर कर दूं कि किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका बेसिक एक्चुअली क्या है, उनका बेस क्या है। उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे मेंस लेवल तक के करने के। तो पहले हम बेस समझ लेते हैं अच्छे से।
यहाँ पे लिखा हुआ है 4400 आर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:6। एक अमाउंट है आपको दिया हुआ है 4400 रुपए, उसको डिवाइड किया गया है ए और बी के बीच में। किस रेशियो में? 5:6 में उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड ट्वाइस द शेयर ऑफ बी? ए का शेयर और बी का ट्वाइस मतलब बी का डबल कर दो, उन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे आप देखो, ध्यान से समझो। आपके पास में ना टोटल अमाउंट दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना है आपका? 4400 मतलब 4400 आपको दिया हुआ है। आपको रेशियो भी दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो भी दिया हुआ है। ये अमाउंट है आपका ना, ये अमाउंट है। आपको रेशियो भी दिया हुआ है, किस रेशियो में? 5:6 में डिवाइड करना है इस अमाउंट को। और फिर आपको ये बताना है कि ए का जो शेयर था और बी का जो शेयर था, बी का शेयर का डबल कर लेना, उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो इसको हम 5:6 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? ए का शेयर कितना है? 5 और बी का शेयर कितना है? 6। या आप ये भी कह सकते हो कि ए का जो शेयर है वो 5 यूनिट है, बी का जो शेयर है वो 6 यूनिट है। अब कैसे करते हैं सर? ए की वैल्यू चाहिए हमें, ए कितना है? तो ए कितना है? 5 यूनिट, तो 5 लिखो, डिवाइड कर दो इसको टोटल सम से। 6 + 5 कितना? 11 हो जाएगा। 11 से मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दो टोटल आपकी वैल्यू से। यही करते हैं हम लोग बिल्कुल। अगर हमें रेशियो निकालना होता है तो ये 400 बनेगा और ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास में। ये क्या आ गई है? ए की वैल्यू आ गई आपके पास में। इसी तरीके से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। बी की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 यूनिट बी है, टोटल 11 है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा? 400 और ये कितना हो जाएगा? 2400। तो ये आपकी बी की वैल्यू होगी। अब आपसे ये पूछा है कि भाई ए की वैल्यू और बी का डबल, बी का क्या करना है? डबल करना है इन दोनों का डिफरेंस। तो बी का अगर आप डबल कर रहे हो तो बी का डबल मतलब 2400 का डबल मतलब 4800, ये तो बी का डबल हो गया। और ए को नॉर्मली यूज करना है मतलब 2000। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालने जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 2800 का डिफरेंस आपको मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ये तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। टोटल अमाउंट था, उसको 5:6 में डिवाइड किया, ए का निकाला, फिर बी का निकाला और फिर उन दोनों का क्या कर दिया? हमने डिफरेंस निकाल के दिखा दिया। एक छोटा सा तरीका और बताऊं इसको सॉल्व करने का, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अलग तरीके से देखिएगा, टोटल जो अमाउंट है आपका, जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 4400। कॉन्सेप्ट वही है, मतलब कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा, लेकिन बस सॉल्व करने की जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको वो समझ में आएगा तभी ये क्लियर होगा आपको, है ना। एंड रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 5:6 दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है ये सम ही तो है दोनों ए और बी का। भाई एक ए जो है वो 5 यूनिट है, बी जो है वो 6 यूनिट है। अगर इन दोनों का मैं सम करता हूं ए और बी का, तो मेरे पास में यही वैल्यूज तो आती है, भाई यही वाली वैल्यू तो आएगी। और ये वाली वैल्यू आपको मतलब ए और बी में डिवाइड की गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 + 6 कितना? 11। 11 की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है? 4400 के बराबर है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर हो जाएगी? 400 के बराबर हो जाएगी। भाई 11 यूनिट की वैल्यू 4400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 400 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा, बस ये फर्क है। पिछले वाली अप्रोच में मैंने एक्चुअल वैल्यू फाइंड करी थी, इसमें मैं एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा। इसमें मुझे क्या बोला गया? ए का शेयर और बी का डबल। तो भाई ए का शेयर कितना है? तो देखो ए का शेयर तो आपको पता है कितना है? 5 यूनिट। अब बी का डबल करना है, ये जो था ना बी का 6 यूनिट, इसका डबल करो, तो इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बी कितना लेना है आपको? 12। और ए नॉर्मल लेना है, मतलब कितना लेना है? 5 लेना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 12 - 5 7 यूनिट। आपको क्या चाहिए? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, 7 यूनिट की वैल्यू के लिए आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? ये 2800 हो जाएगा। आंसर अभी भी वही आया है आपका। बस मैंने एक्चुअल वैल्यू फाइंड नहीं की, मैंने रेशियो से ही इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, यूनिट लेके इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। द सम ऑफ 3 नंबर इज 120। तीन कोई नंबर है, उनका जो सम है वो कितना है? 120 है। इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड, पहले और दूसरे का रेशियो 1:2 है, एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड इज 10:9, देन द सेकंड नंबर इज। तो यही आपको मैंने अभी करवाया था, पहला क्वेश्चन वही यही है। पहले और दूसरे का रेशियो दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे सेकंड वाला नंबर पूछा है। अब क्वेश्चन का बस
दिखावट थोड़ी सी अलग हो गई, इसका जो विजुअलाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने पेश कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही है। अब आप देखोगे तो टोटल 3 जो आपके पास में नंबर्स हैं उनका जो सम दिया हुआ है वो कितना है 120, तो सम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप इस तरीके से लिखो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो कितना है 1:2 है। भाई ये लिखा हुआ है ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो। सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 10:9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10:9 दिया हुआ है। 1:2 एंड 10:9। अब फिर भाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई सेकंड तो जो नंबर है वो तो दोनों में कॉमन है ना, भाई सेकंड और सेकंड ये तो दोनों में कॉमन है और ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो अगर मुझे इक्वल करना है तो इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 10 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 और 9 दे रहा है मुझे, तो अगर मैं इनको मिला दूंगा तो कितना आएगा 5:10:9 आ जाएगा। क्लियर है, ये यहां तक हमने सॉल्व किया था, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये बढ़ा दिया कि सेकंड नंबर बता दो। सेकंड नंबर बता दो मतलब ये वाला नंबर, ये तो है सेकंड नंबर 10, ये बता दो कि ये कितना है। तो अभी हमने निकाला था कि भाई अगर मुझे चाहिए 10 की वैल्यू तो 10 डिवाइडेड बाय इन सब का सम, 5 + 10 15, 15 + 9 कितना होता है ये 24 हो जाएगा, 15 + 9, और टोटल वैल्यू कितनी है आपकी 120, तो यहाँ पे 120 लिखो। टोटल सम तो 120 है ना इन सब का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इन सब का सम किया मैंने यूनिट का, तो कितना आया 24 आया, तो 24 की जो वैल्यू है वो 120 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। और आपसे पूछा किसकी है 10 की वैल्यू पूछी है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर। इससे भी आप कर सकते हो, देखो इससे करोगे तो ये 5 10 × 5 कितना हो जाता है 50 हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन करे हम इजीली बना लेंगे, या तो वो फर्स्ट हमसे पूछ ले, या सेकंड पूछ ले, या थर्ड पूछ ले, या डिफरेंस पूछ ले, या डबल करवा के डिफरेंस पूछ ले, डबल करवा के एडिशन करवा ले। अब वो कुछ भी करवा ले, हम सब कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सवाल है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, एंड पूछा गया सवाल है ये एग्जाम में। लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ ₹120 इज डिवाइडेड अमंग XYZ सच वे दैट X गेट्स ₹12 मोर देन Y। एक सम है 120, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, देखो इसमें भी 120 का सम था, आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रेशो दे दिया था आपको। अब रेशो ना देके मैं कुछ रिलेशन अगर आपको दे दूं कि भाई X को 12 ज्यादा मिलते हैं किससे Y से, Y गेट्स 36 मोर देन Z, Y को 36 ज्यादा मिलते हैं किससे Z से, द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ XYZ रेस्पेक्टिवली। तो XY और Z का जो शेयर है ना उनका रेशियो आपको बताना है कि वो कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन, आई थिंक सो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब चलते हैं इसके सीधा सॉल्यूशन पे, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। सम कितना दिया हुआ है, देखो फिर से लिखो, यहाँ पे जो सम दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है, लेकिन इस बार रेशियो नहीं दिया हुआ, इस बार आपको रिलेशन दिया हुआ है XY और Z का, और आपसे क्या पूछा है कि भाई ये बता दो X रेशियो Y रेशियो Z आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, X के लिए क्या बात कही गई है, बोला गया है कि X गेट्स ₹12 मोर देन Y। X जो है वो Y से 12 ज्यादा गेन करता है। ठीक है, तो अगर मैं X की वैल्यू लिखूं तो ये लिख सकता हूं कि X गेट्स 12 मोर देन Y, मतलब Y से कितना ज्यादा 12 रुपए ज्यादा। तो भाई Y जितना भी होगा उससे 12 रुपए ज्यादा कौन है X है। क्लियर है, X का रिलेशन यही बनेगा Y के साथ में। फिर लिखा हुआ है कि Y गेट्स 36 मोर देन Z, तो Y जो है वो Z से कितना 36 रुपीज ज्यादा किसको मिलते हैं, Y को मिलते हैं। अब Z का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ तो Z को आप फिर Z ही मान लो। भाई X का रिलेशन दिया हुआ था Y के साथ में, Y का रिलेशन दिया हुआ है Z के साथ में, Z का रिलेशन कुछ दिया हुआ है नहीं तो Z को आप Z मान लो। अब आपसे पूछा है कि भाई शेयर बता दो XYZ का रेशियो में अगर उनका सम 120 है, आपको सम दे दिया ना, अभी मैंने आपको बताया था सम करके पिछले वाला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, देखो इसका 5 + 10 + 9 अगर करोगे तो 24 आ जाएगा, और 24 की वैल्यू 120 के बराबर हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सम करेंगे XY और Z का। तो भाई X की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, X की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Y + 12। ठीक है, सम कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ XY और Z का। Y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ Z + 36, तो Y की जगह पे मैंने Z + 36 लिखा, और Z के पास में कुछ है नहीं वैल्यू तो Z को आप Z लिख सकते हो। लेकिन एक चीज और देखो, अब अगर ये पूरा क्वेश्चन Z और Z में चेंज हो रहा है तो आप इस Y को भी Z में चेंज कर सकते हो। कैसे, Y की वैल्यू है ना आपके पास में Z + 36, तो आप क्या करोगे Y की जगह पे क्या लिख दोगे
z प्लस 36 लिख दोगे और इन सब का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर आ जाएगा। तो इस y की जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ z प्लस 36, क्योंकि y की वैल्यू यही है z प्लस 36। तो यहाँ पे प्लस 12 पहले से था, प्लस z पहले से है, 36 पहले से है और z पहले से है, तो ये 120 बनेगा। अब कितने z है, 3 z है, तो ये कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। प्लस ये कितना 36 प्लस 12 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। एंड 48 प्लस 36, 48 प्लस 36 मतलब 54, 84 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो 3z की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 16 और यहाँ से 20 मतलब 36 के बराबर। तो z की वैल्यू आ गई है कितना, 12 के बराबर। z कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर z 12 हो गया है तो इसका मतलब आपके पास में अब सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। आपके पास में y भी आ चुका है, आपके पास में x भी आ चुका है। अब कैसे सर, कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से समझो। y कितना आ गया, z कितना आ गया है, 12 आ गया है z। मैं कलर चेंज करके देखता हूँ, इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। देखो z कितना आ गया है, 12 आ गया है, तो z के पास में 12 लिखो। अब अगर z 12 है तो y कितना हो जाएगा, z की जगह पे 12 रखोगे, 12 प्लस 36 तो y कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा भाई, क्योंकि z में आपने कितना ऐड कर दिया, 36 ऐड कर दिया। अब y कितना हो गया, 48 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, y प्लस 12 मतलब y 48 है, तो x कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12 कितना, 60 हो जाएगा। तो अब आपके पास में x की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास में y की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास में z की वैल्यू आ चुकी है। अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो देखो 12 से हो जाएगा, 12 5 जा, 12 4 जा, 12 1 जा, 5:4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है यार ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान से समझिएगा, एक बार खुद से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। आसान सवाल है ना, आसान सवाल है। एंड एक और चीज यहाँ पे मैं आपकी कंफर्म करना चाहूंगा कि आपका जो चैप्टर है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर आप इतना लिखो, रेशियो वाला जो चैप्टर है ना, उसमें अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो दो जगह से ही आएगा। या तो वो एज बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना, या तो वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या फिर आपका वो क्वेश्चन होगा सैलरी बेस्ड। अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ सैलरी बेस्ड वाला क्वेश्चन भी, या फिर वो होगा, या फिर होगा आपका पार्टनरशिप वाला, या फिर आपका कौन सा होगा, पार्टनरशिप वाला होगा। ये तीन ही ऐसे टॉपिक है ना आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जहां से 95% चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चन आने के। बाकी एक आध बार कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बाकी या तो एज रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, या सैलरी बेस्ड आएगा, या फिर पार्टनरशिप बेस्ड आएगा। इन्हीं तीनों में से एग्जामिनर जो है ना वो 95% टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन्हीं तीनों पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, बेसिक्स जो है वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, एंड आज भी हमने 4-5 सवाल कर लिए हैं। अभी करते हैं, ये बेसिक सवाल है बिल्कुल एज का। आगे आने वाले जो सेशंस होंगे ना, उनमें फिर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल के और हर एक टाइप के, हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, आपको दिया हुआ है कि एज है पंकज की, भरत की और तरुण की, इस रेशियो में 6:4:5 में उनकी क्या है, एज का आपको रेशियो दिया हुआ है, और उनकी एज का आपको सम भी दिया हुआ है 60 है। तो तरुण की आपको एज बतानी है, आसान सवाल हो गया मुझे पता है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर टोटल जो एज है वो कितनी है, 60 ईयर्स है, और इनका जो सम है, देखो इस रेशियो का सम करो, 6 + 4 10, 10 + 5 15, मतलब 15 की जो वैल्यू है वो 60 दी हुई है आपको। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 4 ईयर्स आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स है, तो तरुण यानी कि लास्ट यानी कि 5 की, तो 5 × 4 कर दो, 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसलिए डाला है ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन कौन से पैटर्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप बेस्ड मैंने डाला है, और ये भी बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पूरा फोकस रेशियो प्रोपोर्शन में, कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप वाले कंप्लीट करा दूं, और एज बेस्ड जितने भी टाइप के बनते हैं आपके वो सारे कंप्लीट करा दूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹5000। ए ने 5000 रुपए के साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद में, बी ज्वाइंस विद ए एज हिज पार्टनर। बी ने ए को ज्वाइन किया उसके पार्टनर के रूप में, लाइक बी ज्वाइन करता है ए को उसके पार्टनर के तौर पे। आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3। तो आपको बताना है व्हाट इज बीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। तो वो जो कैपिटल था ना, टोटल जो पूंजी थी, उसमें बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, बी ने कितना वहां पर पैसा लगाया था या योगदान दिया था या कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अब ये आपका बिल्कुल बेसिक सा सवाल है पार्टनरशिप का।
तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन करें उससे पहले आप एक दो चीजें समझ लें कि जो जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। लाइक मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए और मैंने 50 रुपए लगाए, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा वो 50 रुपए के अकॉर्डिंग मिलेगा और आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर है ना भाई? आपने 100 रुपीज लगाए और मैंने 50 रुपए लगाए, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कम किया है तो मुझे प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। लेकिन कितना कम होना चाहिए? तो अगर आपने 100 रुपीज लगाए है ना, और मैंने कितने लगाए 50 रुपीज, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। मतलब मेरे से डबल आपने पैसा लगाया। अगर आपने मेरे से डबल पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट भी मुझसे डबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये तो इन्वेस्टमेंट था ना हमारा, ये तो क्या था? इन्वेस्टमेंट था हमारा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:1 बन रहा है, मतलब आपने डबल मेरे से क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको डबल मिलेगा। मतलब लाइक जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए लास्ट में 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो 200 रुपीज का जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को भी आपको 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। चलो उसको 300 मान लो, इजीली डिवाइड हो जाएगा। 300 रुपीज का अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको 200 रुपीज मिलने चाहिए, मुझे 100 रुपीज मिलने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में हमने इन्वेस्ट किया था ना, उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। भाई 2:1 में हमारा इन्वेस्टमेंट था तो प्रॉफिट भी 2:1 में होना चाहिए। भाई आपने अगर इन्वेस्टमेंट डबल किया है तो प्रॉफिट भी तो आपका डबल होना चाहिए ना, तभी तो बराबर की बात होगी वो। तो 2:1 में ही आपका क्या बन जाएगा, ये आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ए स्टार्ट करता है 5,000 रुपए लगा के, तो भैया ये ए है और ये कौन है, बी है। 6 महीने के बाद में बी ज्वाइन करता है ए को उसके पार्टनर के रूप में, और 1 साल के बाद में उनका जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने 5,000 रुपए लगाए, तो ए के लिए आप 5,000 रुपए लिखोगे, लेकिन ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? ए ने पैसा लगाया है पूरे साल भर के लिए। ए ने क्या किया है, पूरे साल भर के लिए पैसा लगाया है। क्या बीच में ए ने स्किप किया? नहीं किया। और अगर ए ने पूरे साल भर के लिए पैसा लगाया है, इसका मतलब ए ने इस अमाउंट को 12 महीने तक लगाया है। और बी ने कितना अमाउंट लगाया हमें नहीं पता, तो मैं एक्स मान लेता हूं कि बी ने एक्स अमाउंट लगाया है। 6 महीने के बाद में अगर ज्वाइन किया है किसी ने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने निकाल दिए और फिर ज्वाइन किया है, इसका मतलब पैसा केवल और केवल 6 महीने के लिए लगाया है। भाई टोटल 12 महीने होते हैं, 6 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, उसके बाद में ज्वाइन अगर किया है तो 6 महीने के लिए ही तो पैसा लगाया गया है, इससे ज्यादा तो पैसा नहीं लगाए। अब एक और सवाल कि सर आपने यहाँ पर तो बी के लिए 6 महीने ले लिया, 12 महीने ऐसा क्यों कर रहे हो, साल भर क्यों नहीं ले रहे हो? इसलिए क्योंकि बी का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 6 मंथ का है, और ए का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरे साल भर का है। तो आप यहाँ पे 1 ईयर नहीं लिख सकते। ये जो आपके यूनिट है ना, लाइक बी का इन्वेस्टमेंट अगर मंथ में है, बी का जो इन्वेस्टमेंट है उसने किन्हीं मंथ के लिए किया है, तो ए का भी आपको मंथ का ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं ये कहता कि ए ने तो भाई 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप दोनों का यूनिट सेम था ना ईयर, तो आप 2 और 1 यूज कर सकते थे। लेकिन यहां पर अगर मैं ए के लिए 1 लिख देता हूँ 1 ईयर, और फिर बी के लिए मैं 6 मंथ लिखूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों की यूनिट क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। दोनों की यूनिट को हमेशा सेम रखना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में ये इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में ये क्या है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है आपकी। इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकालोगे तो भैया 6 से देखो ये 12 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 10,000, और ये कितना है आपके पास में x है 10,000, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका क्या आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये आपका क्या आया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो आपके प्रॉफिट का जो रेशियो वो कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो आपका इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो आपके प्रॉफिट का भी होता है, वही रेशियो आपके प्रॉफिट का भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, ए यहां पर है और बी यहां पर है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप ए और बी का निकालना चाहोगे तो आप कहोगे कि सर 10,000 डिवाइडेड बाय एक्स है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 5:3 है, तो इसको 5:3 लिखो।
क्लियर है? तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर आप x की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 30,000 और ये 5x हो जाएगा, और x को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 6,000 आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू। 5 को डिवाइड कर दिया ना तो x की वैल्यू कितना आ गया 6,000, यानी कि b ने 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर है? बी ने 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं, आगे के क्वेश्चन समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रैंडम क्वेश्चन लिया है मैंने फिर से, ध्यान से समझिएगा। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:7। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:7। दो नंबर है जिनका रेशियो आपको दे दिया कि भाई दोनों जो नंबर है ना उनका रेशियो है 5:7। हर एक नंबर को इंक्रीज किया गया 4 से। ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, मतलब लाइक पहले अगर कोई नंबर 50 है तो वो इंक्रीज होने के बाद में 54 बन जाएगा, पहले अगर 80 है तो इंक्रीज होने के बाद में 84 बन जाएगा, इस तरीके से। तो रेशियो आपको पता ही है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 5:7। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, अगर हर एक नंबर 4 से इंक्रीज हुआ है, द रेशियो बिटवीन देन बिकम 3:4। दोनों को अगर मैं 4 और 4 से बढ़ा देता हूं तो जो रेशियो है वो 3:4 बन जाता है। तो आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, तो दोनों जो नंबर है ना उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे पूछी गई है। सो लेट्स अज्यूम, भाई अज्यूम भी मत करो, चलो डायरेक्ट समझो। रेशियो जो दिया हुआ है ना वो 5:7 है। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो आपको दे दिया गया है। हर एक नंबर को 4 से इंक्रीज करना है, तो अब रेशियो से अलग करना है तो मैंने आपको बताया था इसको आप 5x मान सकते हो, इसको आप 7x मान सकते हो। किसी एक कॉमन वेरिएबल के साथ में आपको वो वैल्यूज को बाहर निकालना होगा। अब जो आपका पहला नंबर है वो 5x है और जो दूसरा नंबर है वो 7x है। अब इन दोनों को मैंने 4 से बढ़ा दिया। पहले वाले को अगर मैंने बढ़ाया 4 से तो इस तरीके से बढ़ेगा कि भाई पहला जो नंबर था वो 5x है, 4 से मैंने बढ़ा दिया। दूसरा जो नंबर है वो भी इसी तरीके से बढ़ेगा, तो 7x था उसको भी मैंने 4 से बढ़ा दिया। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये इन दोनों का रेशियो आ गया बढ़ने के बाद में, और बढ़ने के बाद में रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन में इससे ज्यादा एफर्ट्स मत लगाना, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग में मत लगाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और लंदी तरीका अपना लोगे। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों नंबर को मैंने 4 से बढ़ाया तो रेशियो 3:4 बनता है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 20x हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 21x हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो ये कितना है 20, और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया दोनों नंबर्स का डिफरेंस, तो 20 और 28 का डिफरेंस कितना होता है 8 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो डबल भी करवा सकता था, कम भी करवा सकता था, जो मर्जी हो उसके वो करवा देता, हम कर देते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मंथली इनकम बेस्ड, जैसा मैंने आपको बताया था ना सैलरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी अभी हम करने वाले हैं आगे आने वाले सेशंस में, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:3। ए और बी की जो मंथली इनकम है उसका रेशियो आपको दिया हुआ है कितना 4:3 आपको दिया हुआ है। उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो किस रेशियो में है 3:2 में है। मंथली इनकम आपको दे दी, मंथली एक्सपेंडिचर आपको दे दिया, और आपसे क्या पूछा गया आपको ये भी दे दिया कि दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं। चलो आपको ये भी दे दिया कि दोनों क्या करते हैं 6,000 रुपए की बचत करते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनकम बता दो, फिर बी की आप क्या बता दो इनकम बता दो। तो पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, आपके एक्सपेंडिचर, आपने जो खर्चा किया प्लस आपकी सेविंग्स के बराबर। लेट्स अज्यूम, मान लीजिए कि आपकी जो इनकम थी वो 100 रुपीज थी, आपकी जो इनकम थी वो 100 रुपीज थी, और आपने 100 में से 35 रुपीज क्या कर दिए खर्चा कर दिया। इसको मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आय, जो आपकी आय होगी वो किसके बराबर होती है, आपके खर्चा प्लस आपकी बचत। अगर आपकी आय 100 रुपए है और आपका खर्चा जो है वो 35 रुपए का है, तो बचत कितनी होगी, सेविंग्स कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है 65 रुपीज की होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में। आपकी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार। आपकी जो इनकम है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर
और सेविंग्स के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो जो बेसिक तरीका है आपको पता ही होना चाहिए सभी को, और दूसरा तरीका जल्दी करने का, जल्दी एग्जाम में किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी हम देखेंगे। दोनों तरीके समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए मंथली इनकम जो थी ए की, तो रेशियो दिया हुआ है इनकम का, ठीक है। इनकम का रेशियो यहाँ पे ए के लिए लिखो, यहाँ पे बी के लिए लिखो। कितना दिया हुआ है 4:3, मतलब 4:3 आपको दिया हुआ है इनकम का रेशियो। और एक्सपेंडिचर का रेशियो, जो उनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 3:2 है। एक्सपेंडिचर कितना है 3:2 है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो भी 3:2 दे दिया। और उनकी सेविंग्स भी बता दिया आपको। उनकी जो सेविंग है वो कितनी है 6,000 रुपए ईच, मतलब ये भी 6,000 रुपए बचाता है, ये भी 6,000 रुपए बचाता है। क्लियर है। इनकम 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट, सेविंग्स जो है वो 6,000 रुपए एक ही बारे में। अब ध्यान से समझो, अब आपको पूछा है बी की इनकम, तो आप कैसे कहोगे इस फॉर्मूला का अगर आप यूज करते हो तो भाई क्या कहोगे आप, इनकम क्या होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। और अगर एक्सपेंडिचर को आपको बाहर निकालना है तो एक्सपेंडिचर इसको 3x मान लो, इसको 2x मान लो। अब ध्यान रखिएगा इनकम में आप x यूज मत कीजिएगा, क्योंकि x एक वेरिएबल एक वैल्यू के साथ में आप यूज कर चुके हो, एक रेशियो के साथ में आप यूज कर चुके हो, तो दूसरे के साथ में यूज आप नहीं कर सकते उसको। तो इन दोनों का सम, लाइक अगर मैं ए की बात करूं तो एक्सपेंडिचर 3x है और सेविंग्स कितनी है 6,000 रुपए। एक्सपेंडिचर आ गया, सेविंग्स आ गई, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास में इनकम आ गई, तो इनकम कितनी हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कितना है 2x है और सेविंग्स कितनी है 6,000 रुपए है, तो ये कितना हो जाता है, ये 3 यूनिट है इसकी इनकम, तो इसको क्या लिखोगे आप 3 यूनिट लिखोगे। मतलब ए और बी का क्या आ गया, रेशियो निकाल दिया आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, वो बराबर हो जाएगा उनकी इनकम के। क्यों होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी साथ ही साथ में। अब देखो ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये वाला जो तरीका है ये बेसिक तरीका है, इसके बाद में जल्दी करने का भी बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x देगा, ये 18,000 देगा, और ये कितना देगा 8x देगा प्लस 24,000 मत देगा आपको। तो x की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 18,000, राइट हैंड साइड पे आएगा तो 6,000। x की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 6,000 है, ध्यान से समझिएगा, अब x की वैल्यू 6,000 है तो b के बारे में पूछ रहे हैं ना आपको, तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 6,000 है तो 2x की वैल्यू 12,000 हो जाएगी, मतलब 12K हो जाएगी, 12,000 हो जाएगी। क्लियर है। अगर एक्सपेंडिचर 12,000 है, सेविंग्स मेरी 6,000 है, तो इनकम कितनी होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स ही तो होता है, तो 12 + 6 18,000। 18,000 क्या हो जाएगी इनकम हो जाएगी बी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ये आपको तरीका हमेशा ध्यान रखना है, और कभी भी फंस जाओ किसी भी तरीके के क्वेश्चन में तो इस तरीके को अप्लाई कर लेना, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, कोई वहां पे आपका तरीका चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जल्दी करने का बता देता हूँ कि भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी। देखो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप जल्दी कर सकते हो तो, लेकिन वो जल्दी करने वाला जो तरीका है ना वो कुछ ही कंडीशन में अप्लाई होता है, बाकी आगे के जो टाइप आएंगे ना वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो अभी आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ ये तरीका सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब उन दोनों की जो सेविंग्स है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों की जो सेविंग्स है वो इक्वल है। और इनकम और एक्सपेंडिचर देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं तो 1 यूनिट आता है, और इधर भी इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूं तो 1 आता है। 1 आया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और 1 ही आया राइट हैंड साइड पे भी, तो दोनों का डिफरेंस अगर 1 और 1 है और दोनों की सेविंग्स कितनी है 6,000, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाओगे तो सेविंग्स ही तो बचता है। तो इनकम 1 की 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर 3 यूनिट, तो सेविंग्स 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 यहाँ पे आई, और इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 आई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 अगर आपके पास में आ चुकी है ना, तो इन सबको हटाओ, अब हर एक चीज की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000, तो बी की सैलरी पूछी है ना इनकम, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18,000 उसका आंसर हो जाएगा। ए की पूछी है तो ए से मल्टीप्लाई कर दो 24,000 ए की इनकम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर अगर पूछा है आपको ए का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 18,000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इधर 12,000 एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बताओ क्लियर है। इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बट चीजें जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेंगी, तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहा करो इन सब क्वेश्चन की। क्लियर है। तो आज ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, कोशिश की है कि आपके मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं एक बार अच्छे से। आने वाले सेशंस में फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हर एक टाइप के हर एक पैटर्न को समझेंगे ताकि एग्जाम में गलती ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।